नमस्कार दोस्तों। कुछ दिनों पहले एक लड़की की वीडियो क्लिप वायरल होती है जिसमें कि वो लोगों को बताती है कि वो पहलगाम में घूमने के लिए गई हुई थी। वहाँ पर वो भेलपूरी खा रही थी। उसके पति को किसी ने गोली मार दी। ये वीडियो काफ़ी वायरल हो जाती है और इसी के माध्यम से सभी को पहलगाम में हुए हत्याकांड के बारे में सबसे पहले जानकारी मिलती है। करनाल के रहने वाले नेवी में लेफ्टिनेंट विनय नरवाल गुरुग्राम की रहने वाली अपनी पत्नी हिमांशी के साथ पहलगाम घूमने गए थे। अचानक से गोलियों की आवाज़ आने लगती है। हिमांशी अपने पति को कहती है कि फायरिंग हो रही है। हिमांशी के पति कुछ समझ नहीं पाते। वो अपनी पत्नी को पूछते हैं कि क्या कह रही हो, तुम कहाँ पर फायरिंग हो रही है? ये तो पिकनिक स्पॉट है, यहाँ पर तो सभी घूमने के लिए आए हुए हैं, यहाँ कैसे फायरिंग हो सकती है? लेकिन हिमांशी फिर से अपने पति को कहती है कि फायरिंग हो रही है, फायरिंग हो रही है। अभी हिमांशी की बात पूरी भी नहीं हो पाती कि तभी उनके सामने एक व्यक्ति आकर खड़ा हो जाता है। उसने आर्मी की वर्दी पहनी हुई थी और उसके हाथ में AK-47 थी। पति पत्नी यही समझते हैं कि जो व्यक्ति उनके पास आकर खड़ा हुआ है वो शायद इंडियन आर्मी का जवान है। तभी वह व्यक्ति विनय से पूछता है कि क्या तुम हिंदू हो? इसके जवाब में विनय कहता है कि हाँ, मैं हिंदू हूँ। ये बात सुनते ही वो व्यक्ति विनय की ओर AK-47 करके 3 गोलियां चला देता है। गोलियां लगने के बाद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की उसी समय मौत हो जाती है और विनय और उसकी पत्नी हिमांशी, जो कि शादी के 7 दिन बाद हनीमून मनाने के लिए पहलगाम गए हुए थे, उनकी दुनिया एक ही झटके में ख़त्म हो जाती है। सारी खुशियाँ मातम में बदल जाती है। इंडियन आर्मी की वर्दी में आए हुए आतंकी की पहली गोली विनय की गर्दन पर लगती है, दूसरी दिल के पास और तीसरी शोल्डर पर लगती है। अचानक से जब विनय को गोलियां लगी थी वो कुछ समझ नहीं पाए। उनको संभलने का मौका भी नहीं मिलता। गोलियां लगते ही विनय ज़मीन पर गिर जाते हैं। हिमांशी को भी कुछ समझ नहीं आता। वो शख्स जिसने विनय को गोलियां मारी थी वो वहाँ से चला जाता है। वो हिमांशी को कुछ नहीं कहता। हिमांशी कुछ देर तो समझ ही नहीं पाती कि ये हुआ क्या है। थोड़ी देर बाद जब उसको होश आता है तो वो अपने आप को संभालते हुए लोगों से मदद मांगती है, लेकिन वहाँ पर मदद करने वाला कोई भी नहीं था। तकरीबन 1.5 घंटे तक विनय उसी जगह पर पड़ा रहता है। हिमांशी अपने पति की मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी मदद नहीं पहुँचती, क्योंकि जिस जगह पर ये पिकनिक स्पॉट बना हुआ है वहाँ आसपास कोई भी पुलिस स्टेशन या आर्मी का कैंप नहीं था। एक CRPF का कैंप बना हुआ है, लेकिन वो भी इस जगह से तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर होता है। दूसरा, ऊंचाई ज़्यादा होने के कारण इस एरिया में मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं चल रहा था। यही कारण था कि जब तक यहाँ पर मदद पहुँच पाती तब तक कई लोगों की जान जा चुकी थी। उधर विनय के परिवार को जब इस बात की खबर मिलती है तो उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। हिमांशी का भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। परिवार वाले एक दूसरे को ढांढस बंधाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके लिए स्थिति बहुत ख़राब बनी हुई है। उनकी पूरी दुनिया ही उजड़ चुकी है। विनय के पिता अपने बेटे के बारे में बताते हैं कि विनय हमेशा से ही शांत, समझदार और सुलझा हुआ बेटा था। वो सिर्फ यही कहता था कि मेरा लक्ष्य सिर्फ देश की सेवा करना है। हिमांशी, जिसकी शादी को सिर्फ 7 दिन ही हुए थे और इन 7 दिनों में ही उसकी पूरी दुनिया उजड़ जाती है। हिमांशी कहती है कि मैं आतंकियों से एक बार पूछना चाहती हूँ कि आखिर हमारा कसूर क्या था, क्यों उन्होंने मेरे पति की जान ले ली। हिमांशी कहती है कि मैं सरकार से यही अपील करना चाहती हूँ कि आतंकियों को पकड़ लो तो उनको मारने से पहले एक बार मेरे सामने लाओ। मैं उनसे यही सवाल पूछना चाहती हूँ कि हमने ऐसी कौन सी गलती की थी, क्यों आप लोगों ने इतने निर्दोष लोगों को जान से मार दिया। विनय और हिमांशी जाना तो स्विट्ज़रलैंड चाहते थे, लेकिन किसी कारणवश वो स्विट्ज़रलैंड नहीं जा पाए और वो स्विट्ज़रलैंड जाने का प्रोग्राम कैंसिल करके जम्मू कश्मीर जाने का फ़ैसला करते हैं। पति पत्नी ने शादी के बाद हनीमून मनाने के लिए
स्विट्ज़रलैंड जाने का प्रोग्राम बनाया हुआ था, लेकिन सेना में भर्ती होने के नाते स्विट्ज़रलैंड जाने के लिए नेवी की एनओसी लेनी पड़ती है, लेकिन विनय को एनओसी नहीं मिल पाती। तो पति पत्नी जम्मू कश्मीर जाने का फ़ैसला करते हैं। अभी हिमांशी के मन में ये बात भी रह रह कर आ रही है कि अगर उनको एनओसी मिल गई होती तो शायद उनके पति ज़िंदा होते। विनय और हिमांशी की 16 अप्रैल को मसूरी में शादी हुई थी। 19 तारीख को करनाल में रिसेप्शन रखी गई थी। इसके बाद 21 तारीख को पति पत्नी हनीमून मनाने के लिए पहलगाम चले जाते हैं और यही इनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होती है। जी हाँ दोस्तों, अब हम गलती ही कह सकते हैं। विनय का जन्म करनाल में हुआ था और पिछले 15 सालों से ये परिवार सेक्टर 7 में रह रहा था। विनय की शुरू की स्कूल की पढ़ाई वहाँ के ही संत कबीर स्कूल में हुई थी। विनय शुरू से ही पढ़ने लिखने में बहुत होशियार था। स्कूल की पढ़ाई के बाद वो दिल्ली जाकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है और वहाँ से वो बीटेक की डिग्री हासिल करता है। विनय के पिता कस्टम विभाग में सुपरिटेंडेंट है और उनकी पोस्टिंग पानीपत में है। विनय की माँ एक हाउसवाइफ है और उसकी बहन सृष्टि दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रही है। विनय के परिवार में विनय के माता पिता, एक छोटी बहन और उनके दादा दादी हैं। विनय की फैमिली के कई मेंबर्स शुरू से ही देश की सेवा में लगे हुए हैं। नाना के भाई सेवा में रहे हैं, ताया भी आर्मी में थे और अपने समय में उन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ाई भी की थी। भतीजा भी आर्मी में है और दादा बीएसएफ में रहे हैं। दादा ने बीएसएफ से रिटायर होने के बाद हरियाणा पुलिस ज्वाइन कर ली थी। दरअसल विनय सीडीएसई की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हो पाता। उसके बाद वो सीमा सुरक्षा बल यानी कि एसएसबी की तैयारी करने लगता है। एसएसबी टेस्ट क्लियर करने के बाद नेवी में उसको लेफ्टिनेंट की पोस्ट मिल जाती है और फ़िलहाल कोची में उसकी ड्यूटी लगी हुई थी। विनय और हिमांशी के पिता एक दूसरे को काफ़ी सालों से जानते थे और तकरीबन 2 महीने पहले हिमांशी के पिता सुनील अंबाला आए थे। उनको गुरुग्राम जाना था और वो अपने परिवार के साथ थे। रास्ते में वो विनय के घर आ जाते हैं और बातों बातों में हिमांशी के पिता और विनय के पिता आपस में अपने बच्चों के रिश्ते की बात करते हैं। लड़का लड़की दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और दोनों का रिश्ता पक्का कर दिया जाता है। विनय 28 मार्च को शादी के लिए नेवी से छुट्टी लेकर घर आता है। 4 अप्रैल को करनाल में विनय और हिमांशी की सगाई होती है। हिमांशी भी पढ़ने लिखने में शुरू से ही काफ़ी अच्छी रही है। हिमांशी पीएचडी कर रही है और इसके साथ ही वो बच्चों को ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाने का काम भी करती है। हिमांशी के पिता सुनील कुमार एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग में ईटीओ हैं। 16 अप्रैल को दोनों की शादी होती है और 19 अप्रैल को करनाल में मैरिज रिसेप्शन देते हैं। शादी के बाद विनय और हिमांशी हनीमून के लिए स्विट्ज़रलैंड जाना चाहते थे, लेकिन एनओसी ना मिलने के कारण वो जा नहीं पाते और पहलगाम में हत्याकांड का शिकार हो जाते हैं। जिस दिन विनय की हत्या होती है उसके 8 दिन बाद यानी कि 1 मई को विनय का बर्थडे आने वाला था। अब क्योंकि शादी के बाद विनय का पहला बर्थडे था, पूरे घर में बर्थडे की तैयारियां चल रही थी और 3 मई को विनय को ड्यूटी पर वापस करनाल के कोची में लौटना था। विनय ने हिमांशी को भी साथ ले जाने का प्रोग्राम बनाया था और वहां पर रेस्ट हाउस भी बुक करवाया था, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। सारी खुशियां मातम में बदल जाती हैं और एक हंसते खेलते परिवार की खुशियों को नज़र लग जाती है। सोचा कुछ और होता है लेकिन हो कुछ और जाता है। सारी योजनाएं दरी की दरी रह जाती है। कहाँ विनय ने सोचा था कि वो अपनी पत्नी को अपने साथ ही लेकर जाएगा और एक अच्छा जीवन व्यतीत करने की वो तैयारी कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद ने उनकी सारी खुशियां छीन ली और ना जाने विनय के जैसे और कितने ही परिवारों की खुशियां उन्होंने छीन ली। विनय की पत्नी हिमांशी अब सरकार से यही गुहार लगा रही है कि जल्द से जल्द उनके पति की शहादत का बदला लिया जाए। दूसरी तरफ सरकार भी एक्शन मोड में है। सारी तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। पाकिस्तान की ओर जाने वाले सिंधु नदी के पानी को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और हमारी तीनों सेनाएं फुल अलर्ट पर हैं। दोस्तों, मेरी आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है।
मैं फिर आऊँगा आपके लिए एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।